हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ का एंट्रेंस टेस्ट है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये स्लेट आईलेट इनके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे कि BLLB 5 ईयर में अभी क्लेट का एग्जाम तो हो गया है। BLLB 5 ईयर का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है या मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है या जोधपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, उनमें इन सब्जेक्ट के बारे में जनरली पूछा जाता है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, IPC यानी भारतीय न्याय संहिता इसकी जगह पे आ गया इनमें। और जो क्लेट का सिलेबस है, हमारी ये 24 NLUs है इसमें, और NLU दिल्ली अपना अलग से हाईलाइट करवाता है। तो ये ऐसा हमने एक टेंटेटिव इसका बनाया था कि इतने से समय में हम कवर कर लेंगे। तो रूलेट वाला 6 to 3-4 मंथ में हो जाता है कवर। तो अभी 6 मंथ है, आराम से इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। आप लोगों में से जो भी लोग रूलेट का यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर BLLB एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी का एनी अदर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस जहां कहीं से भी हो रहा हो, चाहे मणिपाल या अपना पुणे वगैरह, इनसे किसी से भी हो, निर्मा यूनिवर्सिटी वगैरह, इनमें जिनमें भी हो, जो क्लेट के अलावा लेते हैं, क्योंकि क्लेट का एग्जाम तो दिसंबर में हो गया, तो मैं क्लेट के अलावा जो भी एंट्रेंस होते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज इनमें से, इनके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं लीगल वाले, इनमें से एक सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में एक ब्रीफली मोटा मोटी इसका आउटलाइन एक डिस्कस आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में करेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता क्या है, ये सारा डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसके बारे में यहां पे बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक इसका प्रियम्बल है और प्रियम्बल के अलावा आर्टिकल्स हैं, ये ध्यान में रखना अपने को। बस एक बार ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मोटा मोटी चीजें हम भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, ये तो बेसिक सी जानकारी, कोई बहुत बड़ी भारी बात कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक इसका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना उद्देशिका जिसको कहते हैं, आर्टिकल 1 to 395 आर्टिकल्स जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये हमारा जो भी BLLB 5 ईयर का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस 5 ईयर एंट्रेंस टेस्ट में इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। इनके अलावा दो चीजें और हैं। ये तो हो गया हमारा प्रियम्बल, आर्टिकल 1 to 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स और शेड्यूल 12। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें प्रियम्बल भी था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपने ऑफिस में इधर रखी हुई, उसकी रिप्लिका हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, और पार्लियामेंट्री डिबेट डिस्कशन भी हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हमारे यहाँ ऑफिस में रखा हुआ है पार्लियामेंट से ला करके। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज बनी, जो BN राव वाली जो बुक है वो भी हमारे पास में अभी हमने लेनी है, अभी थोड़े दिन में जल्दी आ जाएगी, बाकी सारा हमारे पास में है। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको तो ये देखना है कि प्रियम्बल में से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं 5 ईयर BLLB एंट्रेंस में। क्योंकि क्लेट वाले में तो आपका पैराग्राफ और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लेट का जो प्रियम्बल के अलावा पूछा जाएगा वो आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल्स में से पूछा जाएगा, जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, उसके बाद में अब टोटल 12 शेड्यूल हो गए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th जुड़ा, फिर 10th जुड़ा, फिर 11th 12th, ये सारा अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रियम्बल, आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, शेड्यूल फ्रॉम शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मींस तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम जाना चाह रहे हैं लॉ में,
तो लो यानी क्या है ये एक बार देख लेते हैं। तो लो यानी हमारे यहां पर इस लो को डिफाइन किया गया है, यानी हम लो के स्टूडेंट होने वाले हैं, तो उससे पहले हमारी जानकारी में रहे कि लो कहते किसको हैं या लो यानी क्या होता है, ये एक बार देख लीजिए। लो यानी आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में लॉ को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो टोटल 395 आर्टिकल है उनमें से एक आर्टिकल 13 का क्लोज 3 का सब क्लोज ए में लॉ को डिफाइन किया गया। लॉ यानी क्या है? एनी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, आदेश, बाइलो, उपविधि, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, कस्टम यानी रूढ़ी और यूसेस यानी प्रथा, ये सारा लॉ की डेफिनेशन है। लॉ या विधि किसको कहते हैं? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में डिफाइन किया गया है। बी में लॉ इन फोर्स इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट यानी क्या, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन में आर्टिकल 12 में अभी हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आता है, और अदर अथॉरिटी जिसमें यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, पावर ग्रिड, ये सारा आता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले एक मैं ऐसे आपको इसका इंट्रो दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये नाम इसका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां कहा गया है? तो ये इसका आर्टिकल है 393 आर्टिकल। 393 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, भारत का संविधान कहा गया है इसको, या इसका नामकरण है। जबकि और एक्ट जो भी हैं वो चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, नागरिक सुरक्षा संहिता हो, साक्ष्य अधिनियम, सब में सेक्शन 1 में इसका नाम दिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में आके दिया हुआ, अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और प्रियम्बल में प्रियम्बल दिया हुआ है, इसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो वर्ड्स दुनिया के और किन किन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? तो वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में है, साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में है। वी द पीपल, वी द पीपल यानी होता है हम भारत के लोग। तो ये प्रियम्बल में, और प्रियम्बल में कितनी बार चेंज हुए हैं? तो अभी तक एक बार चेंज हुआ, 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, 1976 में। इसके बाद में बात आती है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं ये कब लागू हुए, इसके बारे में सारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अभी 26 जनवरी आने वाला है, आज 3 जनवरी 2026 है। तो इस बार 26 जनवरी 2026 को हम जो रिपब्लिक डे मनाएंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए हमें 75 ईयर कंप्लीट हो चुके होंगे। 76 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे अब तो, क्योंकि 50 में लागू हुआ था और ये 26 आ गया। इसमें यानी 75 ईयर के बाद में 76 ईयर हो जाएंगे। तो इनमें हमने ये देखा कि क्या सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी को ही लागू हुआ क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, ये प्रियम्बल में दिया हुआ है। यानी इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो तैयार हो गया था। इसके ठीक जस्ट आफ्टर 2 मंथ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और अब जो आने वाला है वो आने वाला है 26 जनवरी 2026। तो इसको निकालेंगे तो सीधा सीधा
ये हो गया अपना 6 और 7, यानी इतना कंप्लीट हो जाएगा अभी जो आएगा। तो यहां पे एक आर्टिकल है, इसके बाद में 393 के बाद में 393 में इसका नाम दिया, 393 के बाद में 394 है, उसमें दिया हुआ है कि इमीडिएट इफेक्ट से, इमीडिएट इफेक्ट यानी ये वाली डेट होती है, इसको 16 आर्टिकल लागू हुए थे 394 में, ऐसा कहा गया है 394 में। बाकी सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये इस वाली डेट में। ये एक बेसिक सी जानकारी रहे, इसीलिए हम अब इस वाली डेट को हर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में 2015 से 2015 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि संविधान हमारा पहले से बना हुआ है, इस डेट को लागू हो गया था, फिर भी हम इस डेट से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2015 में डिसाइड किया कि इसका भी कोई बर्थडे मनाओ भाई, हम अपना सब लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो संविधान का भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये दोनों डेट ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और हिंदी इंग्लिश में एक आपके एंट्रेंस में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों पे साइन इस डेट में हुए, वो भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये डेट पूछ ली जाती है। 3 डेट बड़ी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 को थोड़ा विशेष ध्यान रखें। वो है 24 जनवरी 1950, इस पे सभी लोगों के साइन हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, और इस डेट में पार्टली लागू हुआ था। और ये बात यहाँ 394 आर्टिकल में ये कही गई है, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल इंक्लूडिंग 394 आर्टिकल, बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऐसा 394 आर्टिकल में कहा गया था। ये हो गया इसका नाम और कब लागू हुआ, 2 बातें, ठीक है। इसके बाद में आता है ये वाला कि है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये डेट हम चाहें तो रख सकते हैं, पढ़ी रहने दो। हम प्रियम्बल को इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार है क्या ये, ऐसा मोटा मोटी इसका परिचय, एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। तो ये है पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 में दिया। इसी का आर्टिकल 1 है जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहां देश का नाम दिया गया आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम यहां दिया गया 393 में, ये मैं आपको बता चुका। उसके बाद में 3 इसका सेकंड जो पार्ट है वो आर्टिकल 5 to 11 है सिटीजनशिप। ये शेड्यूल 7 शेड्यूल का यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, 17th नंबर का सब्जेक्ट है जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। देखो पहले देश का नाम और उसके जस्ट बाद में सिटीजनशिप, ऐसा क्यों दिया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा इश्यू जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था उस समय सिटीजनशिप का था। हमारे देश का पार्टीशन रिलीजन के आधार पे हुआ, बहुत से लोग यहाँ से जिसको पाकिस्तान कहा गया उधर चले गए, बहुत से लोग इधर आए, कुछ आने के बाद वापिस गए, कुछ वापिस आए, ये आने जाने का सिलसिला चल रहा। तो अब सिटीजनशिप को कैसे तय करें, तो ये आर्टिकल 5 to 11 में बताया गया है। फिर थर्ड पार्ट में ये भी एक ध्यान रख लेना, कई बार कौन सा पार्ट या कौन सा प्रोविजन किस देश से इंस्पायर्ड है या वहां से लिया गया है, तो सिटीजनशिप फ्रॉम यूके। थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का 12 to 35 में, ये यूएसए से लिया हमने, स्टेट के अगेंस्ट हम इसको लागू करवाते हैं, हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 32 हम रिट्स में जाके स्टेट के अगेंस्ट में लागू करवाते हैं, 226 आर्टिकल में लागू करवाते हैं, सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फोर्थ पार्ट है 36 से 51 डीपीएसपी राज्य नीति का निदेशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया। और पार्ट 4A 51A
एक आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये भी 42nd अमेंडमेंट, ये वाला 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। तो एक चीज हमें ये ध्यान रखना है, हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, ये एक बेसिक सी जानकारी है कि इसके पार्ट 1 से पार्ट 4A का एक पेयर बना लें, उसके हिसाब से इसको लर्न करें तो इजीली याद हो जाएगा हमारे। फिर पार्ट 5 में 52 से 151 में द यूनियन, संघ के बारे में बताया गया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। 6th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 152 से 237 द स्टेट, राज्य के बारे में। हमारे देश में टोटल कितने स्टेट हैं इस समय? 28 स्टेट। वो JNK को अभी यूटी बना रखा तो 28 स्टेट। ये 7th पार्ट में बी कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे 238 में, जो 7th अमेंडमेंट से 1956 में इसको रिपील कर दिया गया। अब सिर्फ 2 ही चीजें बची हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पार्ट 8 में 239 से 242 में द यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में प्रोविजन किया गया। तो इनका भी पार्ट 5 से पार्ट 8 का एक पेयर बना के रखना, या यूनियन हो गया, या स्टेट हो गया, या यूनियन टेरिटरी हो गया, मीन्स केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, याद रखने के हिसाब से। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे पार्ट वाइज देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे डिस्कस? यहां पे देख, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, ये पार्ट 1 की हेडिंग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका आर्टिकल 1 बात करता नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और उसका राज्य। इसका आर्टिकल 2 इस बात के बारे में प्रोविजन करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये हमें ध्यान रखना कि नए स्टेट को एडमिशन देना है। जैसे आप BA LLB में एडमिशन के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ स्टेट का एडमिशन मीन्स कोई बाहर से हिस्सा आना, जैसे भूटान भारत में मिल जाए या सिंध हिंद में मिल जाए, तो ये आर्टिकल 2A रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो हमने नए राज्य इन सालों में कौन से बनाए हैं? हमने MP को अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार को अलग करके झारखंड बना दिया, और MP हो गया, बिहार हो गया, 3 स्टेट बने थे उस समय। एक MP को अलग करके छत्तीसगढ़, हाँ, UP को अलग करके उत्तरांचल बनाया, जो बाद में उत्तराखंड हो गया। फिर हमने आंध्रा को अलग करके तेलंगाना स्टेट बना दिया, और JNK जो स्टेट होता था उसकी स्टेटहुड चेंज करके हमने 2 UT बना दी, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये वही जो राज्य हैं उनमें बदल करना। आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ये आर्टिकल 2, 3 और शेड्यूल, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल, इनकी बात करता है। तो ये हम पार्ट 1 में पूरा डिस्कस करेंगे। एक बार आप इंट्रोडक्टरी के हिसाब से इसको एक मोटा मोटी समझते चलें कि इसमें है क्या। सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप का है, आर्टिकल 5 to 11 में। यहाँ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कमेंसमेंट की डेट क्या, ये अभी मैंने आपको बताई, कहां दे रखी है, तो आर्टिकल 394 में दिया हुआ 26 जनवरी 1950। इस दिन कौन कहां का नागरिक होगा? तो 3 इसमें कारण है, जिसका जन्म इस दिन 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनके पेरेंट्स में से किन्हीं का जन्म भारत में हुआ, एटलीस्ट 5 ईयर तक इंडियन रेजिडेंट रहा, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। 6 में दे रखा है कि जो who have migrated to India from पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से भारत आए वो भारत के नागरिक हो गए। 6 में 7 जो भारत से पाकिस्तान को चले, पाकिस्तान मीन्स ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान, जिसको एक कौम ने बाद में बांग्लादेश बना दिया, जहां पे अभी धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। आर्टिकल 8 में दिया हुआ है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो कहां के सिटीजन होंगे, क्योंकि पहले तो एक इंडिया ही था, उसके बाद में पाकिस्तान भी बन गया, ईस्टर्न वेस्टर्न, और उसके बाद में 6 दिसंबर 1971 इसमें पाकिस्तान का भी अलग हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान रह गया।
तो ऐसे में जो भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स को अपना नाम लिखाया वो इंडियन सिटीजन कहलाए, पाकिस्तान वालों को लिखाया पाकिस्तान के सिटीजन कहलाए। 9 में ऐसे पर्सन जिन्होंने अपनी इच्छा से किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर की हो। 10 हमारी सिटीजनशिप का कंटिन्यूअस बने रहना, जैसे आप और हमारे पूर्वज यानी फोर फादर्स इंडियन ही थे, तो इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं, यानी रेवेन्यू के रिकॉर्ड से, बाकी और चीजों से भी। 11 में है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 11 में प्रोविजन किया गया है। उसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स, जो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए राइट हैं। इसमें आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको वो स्लाइड दिखाई दी जिसमें स्टेट मींस है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आता है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ये हो गया 12। 13 में दे रखा लो इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो मूल अधिकारों का विरोध करने वाली विधियां हैं उनके बारे में यहाँ 13 में दे रखा। जुडिशियल रिव्यू भी इसमें आएगा, डिटेल में डिस्कस करें। फंडामेंटल राइट में टोटल 6 राइट्स दिए। पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी का, समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक में। 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, ये इसके कुछ केसेस दे रखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 है केसेस रिलेटिंग टू आर्टिकल 15। अब 15 का क्लोज 1 to 6 और इससे रिलेटेड प्रोविजन, ये भी सारा हम डिस्कस करेंगे। इसके केस लॉज भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेन चीजें पूछी जाती हैं। आर्टिकल 15, 16 की ये कंपैरिजन टेबल है। 15 जैसे अभी आप एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एडमिशन से रिलेटेड रिजर्वेशन की बात करता है। यहाँ जॉब, अब आप पढ़ लिख लेंगे, BLLB कर लेंगे तो फिर आपको जॉब चाहिए, तो जॉब से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 16 का क्लोज 1 to 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 16 क्लोज वाइज दिया हुआ है, ये इसके कुछ केसेस हैं। और आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ टाइटल, इसका केस लो। और 18 ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका केस लो। और 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 18, तो यहां तक हमारा फर्स्ट राइट जो आर्टिकल 14 to 18 है वो कंप्लीट होता है। ये कुछ हमने एक ऐसे इंडिकेट किया है। ये सारे अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से 1976 में हुए। प्रीएम्बल के वो 3 वर्ड जो अभी मैंने बताए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। आर्टिकल 39A, 43A, 48A, 51A, ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो यहां तक हमारा पहला राइट फंडामेंटल राइट में दिया और राइट टू इक्वलिटी वो पूरा होता है। इसके बाद में सेकेंड राइट है जो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम का। ये आर्टिकल 19(1)A से लेके G तक के जो फ्रीडम्स हैं उनकी बात है। और यहाँ क्लोज 19 के क्लोज 2 to 6 में इसके रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ये इससे रिलेटेड केस लॉज दिए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण केसेज हैं, कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आपको बताएं। ऐसे ही आर्टिकल 20 का क्लोज 1 to 3 ये दिया हुआ है। 20 प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इनसे रिलेटेड केसेस। और प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, लेटिन मैगजीन क्या, ये सारा डिस्कस करेंगे। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ यानी क्या, आप और हमारी लाइफ, ये भी कोई लेगा तो कैसे लेगा, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। जैसे किसी को फांसी की सजा देते हैं तो लाइफ ले ली उसकी। फ्रीडम, अभी हम यहां बैठे हैं, हमारा मन करेगा क्लास के बाद हम फिर बाहर जाएंगे, तो ये हम आजाद हैं इसलिए तो जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का पर्सनल लिबर्टी को हार्म कोज हो गया, जैसे जेल में है, वो तो नहीं जा सकते। तो ऐसे में ये आर्टिकल 21 में दोनों बातें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को स्टेट बिना किसी प्रोसेस के यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो ऐसे अपने लॉ में 3 टर्म आएंगे, एक आएगा रूल ऑफ लॉ, एक आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक आएगा प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ फ्रॉम यूके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापान। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ये 21 के केसेस हैं, इनमें से
कई बार केसेस एग्जाम में पूछे हुए हैं अलग अलग BLLB के एंट्रेंस में, इसलिए हमने इसको डिस्कशन में लिया है। एक राइट हटा हमारा फंडामेंटल राइट्स में से, यहां देखिए, यहां पर ये आर्टिकल 19(1) का F राइट टू प्रॉपर्टी का था, 44th अमेंडमेंट से 1978 में हट करके 300A में चला गया। और दूसरा इसका आर्टिकल 31 है, वो भी हट गया 31, यानी वो भी राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी आर्टिकल 19(1) F से फुर हो गया, से चंपत हो गया, ऐसे याद कर लो। और एक ही जुड़ा है, वो ये जुड़ा है, तो ध्यान रहे राइट टू प्रॉपर्टी हटा है 44th अमेंडमेंट से 1978 में, और राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट से 2002 में जुड़ा है। इसको ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड केसेस ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 22 प्रिवेंशन और डिटेंशन से रिलेटेड है। इसमें भी सोनम वांगचुक का नाम रख लें, अरेस्ट और डिटेंशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सोनम वांगचुक अभी काफी चर्चा में है। तो यहां तक आर्टिकल 19 से 22 तक हमारा सेकंड राइट कंप्लीट होता है। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल, दो आर्टिकल है 23 और 24। इसमें नीरजा चौधरी वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे, बंधुआ मुक्ति मोर्चे वाला भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फोर्थ राइट है हमारा फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अपने देश में धर्म को कोई स्टेट का धर्म नहीं है, हमने अपने आप को कोई हिंदू नेशन या बुद्धिस्ट नेशन ऐसे डिक्लेयर नहीं किया। हमने पहले तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया था, बाद में 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने 1976 में इसको सेक्युलर ऐसा वर्ड एक प्रीएम्बल में ऐड करवा दिया। तो रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे आर्टिकल 25 से 28 में प्रोविजन किया गया है। यहां पर व्यक्ति की जैसी आस्था है अपने अंतःकरण से धर्म को माने, उसका प्रचार करे। 26 में है कि उसको मैनेज करे, 27 में उससे रिलेटेड टैक्स लगाने की बात है, और यहाँ पे किस प्रकार से पूजा उपासना पद्धति करेगा। 2-3 डेट मैंने लिखी हैं। हमारे देश में इस डेट से पहले 1992 से पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था, क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए थे। इसके बाद से भारत में मुस्लिम बनने चालू हुए। बैटल ऑफ प्लासी 1757 23 जून को यहां से क्रिश्चियनों का, जिनको अंग्रेज कहते हैं, उनका राज शासन सत्ता में दखल बढ़ा, और उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर से वो और बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में लगभग 190 साल की गुलामी के बाद में, कब से 1757 से 1947, लगभग 190 वर्ष की कालखंड के बाद में 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ये हमारा फोर्थ राइट है, रिलीजियस फ्रीडम का राइट। फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। सिक्स्थ राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 से 35 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 32, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरेरी और को वारंटो। यहां पर जैसे ये QUO है, दरअसल को वारंटो, ये 5 रिट इश्यू की जाती हैं। अभी AIB का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था कि कितनी रिट्स इश्यू की जाती हैं, तो 5 रिट्स हैं। ये आर्टिकल 32 से 35 में दे रखा। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, ये 124 से 147, हाई कोर्ट से रिलेटेड 1 को आगे से बीच में ले लो, 214 से लेके 232, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी 233 से 234। ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा 6th पार्ट है वो DPSP का, आर्टिकल 36 से 51, इसमें हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज का। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, इसको पार्ट 4A को। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं राइट टू एजुकेशन, क्योंकि हम एजुकेशन में है तो कितनी जगह पे है, तो ये तीनों जगह पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में, पार्ट 4A में। 21A में पार्ट 3 हो गया, 24 में पार्ट
45 में पार्ट 4 हो गया, 21A में पार्ट 3 हो गया, 51A के में पार्ट 4A हो गया। तो यानी पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ पार्ट और पार्ट फोर्थ ए, इनमें 21A, 45, 51A के में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। 86th अमेंडमेंट से 2002 में इसमें चेंज किया गया है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज का, यानी ये हमारा दायित्व बनता है, हम भारतीयों को दायित्व बनता है कि 51A क्लोज ए से लेके के तक है। ओरिजिनल जब ये लागू हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, तब ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10। अब ये एक और जुड़ने से अब 11 हो गई है टोटल, याद रहे, ध्यान में रखना। इसके बाद में 5th पार्ट है द यूनियन, संघ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें यहां से देख लो 52 से 151 में है, तो 52 से 151 में है, तो यहां से देखिए इसको, ये बीच में दूसरे टॉपिक समझाया। तो 51 के बाद में 52 से 151 का ये हमारा 5th पार्ट है। 52 से लेके 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में प्रोविजन डिस्कस किए गए हैं, हम करेंगे 52 से 62। और इसके बाद में 63 से लेके 69 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन। इधर जो प्रोविजन लिखे ये इनका पेयर है, इनसे मिलती जुलती बातें इधर कही गई है। आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है? कहीं नहीं आया पूछ लेना, ठीक है। और 63 के बाद में ये 70 से 73, 74 से 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 76 अटॉर्नी जनरल ये आर वेंकट रमनी, और 77 78 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। इसके बाद में ये हमारा 79 से फिर पार्लियामेंट स्टार्ट होती है। एक बार इसका मोटा मोटी एक ओवरव्यू ले लो, फिर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ये पार्लियामेंट, ये राज्यसभा से रिलेटेड प्रोविजन, ये लोकसभा से रिलेटेड प्रोविजन, ये बजट से रिलेटेड 112 से। यहाँ पे हमने इसको बजट वाले को ऐसे अलग से डायग्राम भी बनाया है कि बजट की अलग अलग हेड होंगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रेलवे, सर्विस, यूथ अफेयर्स, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारा। और ये फाइनेंशियल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये इसका एस्टीमेट यानी बजट है, ये अप्रोप्रिएशन यानी विनियोग है, एडिशनल है, अतिरिक्त है, और लेखानुदान, व्हाट्सएप अकाउंट और स्पेशल प्रोविजन, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ 266 में संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है, 267 में कंटिजेंसी फंड की बात की गई है। ये सारा 112, 100, ये 17। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेबल हमारी 5 और 6 पार्ट को मिला करके, 5th और 6th, ये हमारा 7th पार्ट है। लेकिन उससे पहले एक बार पार्लियामेंट वाले इनको समझ लो, ये सारा कंपैरिजन टेबल है, ये बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब करेंगे। एक बार देख लो पार्ट 5 में क्या क्या है। पार्लियामेंट कितने ऑर्गन्स को मिलके बनती है भैया? इधर देखो, नींद आ रही है आपको? पानी पी लो, वो पानी की बोतल रखिए। तो पार्लियामेंट कितने ऑर्गन्स को मिलके बनती है? 3 को मिलके बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये इनके गठन की लोकसभा 530 फ्रॉम वेरियस स्टेट, 20 यूटी, 2 एंग्लो इंडियन जो अभी हटा दिए, 331 में था। एक्चुअल संख्या इसकी 543 है। राज्यसभा का 233 प्लस 5 यूटी का 238 प्लस 12 है, इनका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे हमारा पार्ट 5। इसके बाद में ये पार्ट 5 और 6 की कंपैरिजन टेबल है। फिर पार्ट 7 है, तो ये यूनियन टेरिटरीज यूटी के बारे में 239 से 242, और ये वाला 239A रिगार्डिंग पुडुचेरी एंड JNK, और 239AA रिलेटेड टू दिल्ली। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आगे इनसे रिलेटेड प्रोविजन है, क्योंकि इनको एक एक को बाद में आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है 124 से 147, और 148 से 151 केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पार्ट कई बार इसका पूछ लेते कौन से पार्ट का कौन सा चैप्टर है, तो 5th पार्ट का 5th चैप्टर है। 2nd शेड्यूल का पार्ट ई में भी दिया हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये 6 साल या 65 साल, इनमें से जो भी पहले होंगे, विच एवर इज अर्लियर, ये इनका कार्यकाल होगा। इसके बाद में ये मैंने आपको ब्रीफली सारा बता दिया। अब आ जाओ,
ये हमने पार्ट 7 8 यूटी है वहां तक डिस्कस कर लिया। 8 के बाद में आता पार्ट 9 पार्ट में क्या दे रखा 243 से 243 ओ पंचायत के बारे में, और पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 40 में भी डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 11 में भी करेंगे। जो 73rd अमेंडमेंट से आया 24 अप्रैल 1993 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसलिए एवरी 24 अप्रैल इज पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। फिर पार्ट 9A है 243 P से ZG म्युनिसिपैलिटी के बारे में, 74th अमेंडमेंट से 1992 में आया, 1993 के 1 जून को लागू हो गया, इससे शेड्यूल 12 जुड़ा। पार्ट 9B ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, 243 ZH से ZT ये इसका है, 97th अमेंडमेंट से 2011 में आया। 43B 19(1) का C ये जोड़ा गया, लेकिन राजेंद्र शाह के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का 32 नंबर की एंट्री है, इस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उसके बाद में इन तीनों का एक पेयर हम बना सकते हैं 9, 9A और 9B। कैसे? इधर देखिए, जैसा मैंने आपको यहां बताया, यहां पर कि पार्ट 1 से पार्ट 4A का एक पेयर बना लो, याद हो जाएंगे कि ये यहां से यहां तक है, ये इसका नाम है। उसके बाद में पार्ट 5 से पार्ट 8 का एक पेयर बना लो, इसमें यूनियन आ गया, स्टेट आ गया और यूनियन टेरिटरी आ गया, 8 तक आ गया। इसके बाद में पार्ट 9A और पार्ट 9B इनका हम एक पेयर बना लेंगे तीनों का, ये समझने के लिए सही रहेगा। फिर 10th पार्ट है 244 से 244A, ये SC/ST एरियाज की बात करता है। 11 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 245 से 263 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसकी बात करता है। और 12 पार्ट है 264 से 300A फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इनकी बात करता है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और 13 पार्ट है 301 से 307 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि कहां से इंस्पायर होकर लिया, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। 13 के बाद में 14 पार्ट है जो हमारा स्टेट PSC, UPSC इनकी बात करता है। 308 से 323 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, इसकी बात करता है। और 14th A पार्ट है 323A से 323B, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया। ये 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और 323 के B में ऑल अदर ट्रिब्यूनल, NGT भी इसमें आ जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। 15th में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोविजन किया गया है, और 16th में 330 से 342 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसके बारे में 7th में प्रोविजन किया गया है। यहां देखो, ये पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है, आर्टिकल 40 में पार्ट 9 243 से लेकर 243O, शेड्यूल 11 73rd अमेंडमेंट से 1992 में है, विद, इसको WEF को बोलते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 1993, इसलिए एवरी 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये 3 टियर ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जिसमें गांव के लेवल पे जो वार्ड पंच होता है, फिर गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत जहां सरपंच होता है, पंचायत समिति जहां प्रधान होता है, और जिला परिषद जहां जिला प्रमुख होता है। ये 3 टियर ग्रास रूट डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की। राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, और 18 ईयर हमारा वोटिंग का अभी एज है। 61 अमेंडमेंट से 1988 में इसको चेंज किया गया, पहले 21 था, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1989 हो गया। ये अनूप बरनवाल के केस से आया कि राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 326। इसके बाद में ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि लॉ की डेफिनेशन और स्टेट की डेफिनेशन है। ये कुछ कमेटियां कॉन्स्टिट्यूशन की पंचायती राज से रिलेटेड बनी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। ऐसे पंचायती राज की उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये गांधी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में, ऐसे याद रह जाएगा। इसके बाद में पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है 243 से लेकर 243O तक, ये वही हायरार्की जो मैंने आपको बताई। फिर ये पार्ट 9A है द म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका का 243P से लेकर ZG। यहाँ पर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये होते हैं, पंच होगा, सरपंच होगा, प्रधान होगा, जिला प्रमुख होगा। यहाँ पे शहरों में पार्षद होते हैं,
और वे अपने चेयरमैन को चुनते हैं। ये प्रोविजन 243P से ZG में किया गया। और ये इन तीनों की एक कंपैरिजन टेबल बना दी। 9 पार्ट में जो बात है, 9A पार्ट में जो बात है और पार्ट 9B में, इनकी एक कंपैरिजन टेबल से इनके सिमिलर प्रोविजन यहाँ कौन से में है, पार्ट 9A में और पार्ट 9B में कौन से हैं। इसलिए इस टेबल की हेल्प से हम तीनों पार्ट को बहुत इजीली 243 से लगा करके 243ZG तक समझा जा सकता है इसको। फिर 10 पार्ट SC/ST एरियाज का आएगा 244 और 244A में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये हमने डिस्कस किया था। एक प्रियम्बल है, आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल है, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में 11 पार्ट स्टार्ट होता है। 11th पार्ट में चैप्टर 1 है 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है, और सेकेंड जो चैप्टर है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है 256 से लेके 353 तक। और ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 262, ये रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। रिवर डिस्प्यूट में जैसे कावेरी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु को इफेक्ट करती है, नर्मदा राजस्थान MP गुजरात को इफेक्ट करती है, चंबल राजस्थान MP यूपी को, और इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान पंजाब और हरियाणा को। तो ऐसे विवाद होंगे तो उनके सॉल्यूशन के लिए 262 में प्रोविजन किया गया है। इसके बाद में 12 पार्ट है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ये 264 से लगाकर 300A, वो जो राइट टू प्रॉपर्टी से वहां से अटके 300A यहाँ आ गया, यहाँ तक पूछा जाता है। इसके बाद में 13 पार्ट है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, आर्टिकल 301 से 307। क्योंकि आपको BLLB में एंट्रेंस लेना है, इसलिए मोटी मोटी चीजें पूछी जाएंगी, बहुत अंदर बहुत बारीक से ऐसे सवाल कम ही आते हैं, और टफ वाले केस लॉज के भी कम ही आते हैं, फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, इसलिए हम सबको डिस्कस करेंगे। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो संघ और राज्यों के बीच की सेवाएं हैं, जैसे UPSC है, स्टेट PSC है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम लिखा है ना, UPSC, जॉइंट PSC, स्टेट PSC, जिसको हमारे राजस्थान में RPSC कहा गया, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। ये इसमें 312 में IJS का प्रोविजन किया गया है, जो 42nd अमेंडमेंट से 1976 में इसको जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, अभी तक लागू नहीं हुआ है। पार्ट 14A वही NGT यानी नेशनल ग्रीन, ओवरऑल ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, B में ऑल अदर ट्रिब्यूनल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमीशन कहां कहां दिया हुआ है, यानी पूरी तरह से जुडिशियल पावर जो हमारे ना, जुडिशरी का पावर, वो तो यहाँ दिया। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, हाई कोर्ट इसको बीच में ले लो 214 से 232, सबऑर्डिनेट जुडिशरी 233 से 237 में है, और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में कमीशन आ जाते हैं। ये सारे कमीशन है। NJAC आर्टिकल 124ABC 99th अमेंडमेंट से 2015 में आया, और फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग 280 इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। UPSC, स्टेट PSC यानी संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 में, इलेक्शन कमीशन 324 से 329, SC/ST से रिलेटेड ये जो कमीशन है वो इसमें बन रहे हैं, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, यानी 338, 338A और 338B। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजन जो अभी हमने देखे थे, और आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, पंचायत, ये GST काउंसिल, ये सारा हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 में इलेक्शन से रिलेटेड है, ये अनूप बरनवाल का केस है। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा अनूप बरनवाल में, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे यह है पार्ट 16 भाग 16, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। ये कुछ वर्गों के लिए, जैसे SC, ST, OBC, EWS, इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन है 330 से लेकर के और 342 तक हम इसको डिस्कस करते हैं। ये तीनों जो कमीशन बने हैं, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, ये इनके बारे में यहाँ पे प्रोविजन किया गया है कि ये किनको मिलके बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन इनका चेयरमैन है, ये सारी चीजें कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें 1+1+3 यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर, ऐसे ये मिल करके बनते हैं।
बाकी और एसटी से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ किए गए हैं, तो वो आर्टिकल कहीं एससी से रिलेटेड है 341, 366 क्लोज टू 342, 366, 25 एसटी कमीशन का, और शेड्यूल 5 और 6 इसमें एससी एसटी के बारे में अलग से प्रोविजन किया गया है। ये हमारा भारतीय परंपरा पद्धति को हमने दर्शाने का इससे प्रयास किया है। इसके बाद में ये 16 के बाद में 17th पार्ट आता है, ये 343 से 351 में लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है इस समय? 22 भाषाएं। ठीक है, ये हमने कुछ सिंबॉलिक ऐसे लिखा है। इसके बाद में 18th पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है 352 से 360 का। 352 की इमरजेंसी अभी तक हमारे 3 बार लगी है, 1962 में 26 अक्टूबर 1962, और सेकेंड बार की इमरजेंसी लगी है 1971 से 3 दिसंबर 1971 से 27 दिसंबर 1971 को। और उसके बाद में 1975 में जो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से इम्पोज कर दी थी, वो 25 जून 1975 से 27 मार्च 1977, 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी। इसको क्रम वाइज याद करेंगे तो 62, 71, 75 ऐसे याद करेंगे। ये स्टेट इमरजेंसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इसकी बात करता है। ये वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारा पार्ट 18 तक का हो गया है। अब पार्ट 19 है 361 से लेकर के और 367 तक। ये कॉन्स्टिट्यूशन के में वो प्रोविजन है जिनको मिसलेनियस प्रोविजन के रूप में, यानी अभी तक जो नहीं आया उसको मिसलेनियस में रख दिया, उसकी बात करता है। 19 के बाद में 22 पार्ट है, इसमें आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया है। एक होता है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना। अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता सकते हो? 106, 106। लास्ट वुमेन रिजर्वेशन का होता। सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट का कंसेंट होना चाहिए। ये इन मामलों में 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट का कंसेंट एग्जाम में पूछते हैं। आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, 279A। और पार्ट में अगर गिने तो पार्ट 5 का चैप्टर 4, पार्ट 6 का चैप्टर 5 और पार्ट 9 का चैप्टर 1। शेड्यूल्स की बात करें तो 7 शेड्यूल में तीनों लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें भी कोई संशोधन सामान्यतः नहीं होंगे। और पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, ये यहाँ पे उससे रिलेटेड भी कोई चेंज करना है तो 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट। ये जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th दे रखा है, इसका मतलब ये है इन प्रोविजन को एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा इनको ये 2/3 प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा की सहमति किस में जरूरी है, ऐसा एग्जाम में पूछे तो ये इसको 1st से लगाकर 5 तक के टॉपिक हमें बताने हैं कि इनमें 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा स्टेट असेंबली का हो जाएगा। तो ये हमारा 19th पार्ट था। 20th पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है 368 का। इसके बाद में 368 के बाद में 369 है, ये 21st पार्ट है। 369 से 392 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इनके बारे में यहाँ प्रोविजन किया गया। और ये अलग अलग स्टेट का बता रखा। 370 तो J&K से रिलेटेड है, ये 371A अरुणाचल, ये अलग अलग स्टेट के बारे में है। कोई अरुणाचल का, नागालैंड का, मणिपुर का, असम का, सिक्किम का, ऐसे अलग अलग, इनको हम सबको डिस्कस करेंगे। ये वही डेट आ गई। अंग्रेज क्या क्या रिफॉर्म किया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए, ये कुछ चेंज करते करते 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद ये बनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह इस दिन सिर्फ 16 आर्टिकल लागू हुए थे और पूरी तरह से इस डेट को लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की इस डेट को लागू हुआ था। तो ये हो गया 21। टोटल पार्ट हमने अभी देखा था 22 पार्ट्स हैं।
ये लास्ट का पार्ट है। ये देखो जो शुरू में मैंने बताया ना, इसका नाम भारत का संविधान है, यहाँ 393 में लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और 394 में ये डेट प्रीएम्बल में दी गई है 26 नवंबर 1949 को। ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 327, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 आर्टिकल हैं इस 394 सहित। इनमें से ये तो अभी हट चुके हैं 4, तो 379, 380, 388, 391 ये बताते हैं। ये 16 आर्टिकल इमीडिएट इफेक्ट से इस डेट को लागू हो गए जो हमारे प्रीएम्बल में दे रखी है। और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अदर प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल ही थे, 395 ही हैं, और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आर्टिकल 395 ही रहने हैं। इसमें से कोई से घटा देंगे तो ऐसे नहीं, संख्या में कम ज्यादा करेंगे। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, एक तो प्रीएम्बल है और एक आर्टिकल है, 1 से 395 22 पार्ट्स में डिवाइड। उसके बाद में शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा ये 28 स्टेट का नाम है, और इसी का सेकंड जो पार्ट है उसमें 8 यूटी। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? स्टेट कितने? 28, और यूटी कितनी है? 8। ये इनके बारे में शेड्यूल 1 में प्रोविजन किया गया है। शेड्यूल 2 में यहाँ इनका सैलरी अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का, यहाँ पे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इनके बारे में बता रखा है। और सी पार्ट है नहीं, हटा हुआ। डी पार्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी की बात ये करता है सेकंड शेड्यूल। और ई में है प्रोविजंस एज टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन ई में किया गया, हाई कोर्ट जजेस का डी में किया गया। डी से दिल्ली, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ऐसे याद कर लो, इजी ट्रिक जो लगे। इसके बाद में थर्ड शेड्यूल है राज्यसभा की सीटों के आवंटन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट रिलेटेड जो सीटें। फोर्थ वही एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन करना, इनके बारे में यहाँ दे। अभी राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? कितने लोग चुन के जाते हैं? 10 लोग। लोकसभा में कितने जाते हैं? 25 लोग। विधानसभा में कितने आते हैं? 200। याद रखो 200। राज्यपाल जिन 12 लोगों को नियुक्त करेंगे वो आर्ट्स के, कला के, लिटरेचर यानी साहित्य, साइंस और सोशल साइंस, इनमें एक्सट्रीम लेवल का कोई बंदा होगा। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है। टोटल नंबर 250 होते हैं, तो 233 अलग अलग स्टेट से, और ये फिगर जुड़ जाएगा तो 238 की संख्या आ जाएगी। इसके बाद में फिफ्थ शेड्यूल है वही SC/ST एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, और सिक्स्थ, ये दोनों ही शेड्यूल यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट का नाम दे दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि टिपिकल ट्राइब्स है। बाकी में ओवरऑल सब दे दिया SC/ST से रिलेटेड 5 और 6 में। 7th शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी इसको सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, इसको स्टेट लिस्ट भी कहते हैं, और इसी को कॉन्करेंट लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, आगे भी लिखा हुआ स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बनाएंगे। ये हमारा 7th शेड्यूल में दे रखा है। इसमें एक आर्टिकल 246 लिखा हुआ जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में 8th शेड्यूल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतने शेड्यूल थे, 8 ही थे। इसमें 22 लैंग्वेज अभी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं। उसके बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में हमने पार्ट 9 को ऐड किया गया, और 31B आर्टिकल इससे रिलेटेड जुड़ा। 10th शेड्यूल में ये आर्टिकल्स लिखे हुए 102 क्लोज 2, 19(1) क्लोज 2। ये बात करता है 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल की। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में आए। दल बदल रोकने के लिए, एक साथ लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, बसपा में आ रहे हैं, बसपा से जा रहे हैं, ऐसे। उसके बाद में शेड्यूल 11 है इस 10th शेड्यूल के बाद में, ये पंचायत से रिलेटेड है, और शेड्यूल 12 है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और शेड्यूल जो इसी में आगे यानी 12th शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये 1 जून 1993 को लागू हो गया था। ये हमने डिस्कस किया, ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट है। ये हमारे यहां तक क्या क्या कंप्लीट हो गया? एक प्रीएम्बल,
आर्टिकल 1 to 395 डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स और शेड्यूल 1 to शेड्यूल 12 कंप्लीट है। इसके बाद में लॉ में एक चीज ये जानी जाती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट कौन से हैं। तो ये AK गोपालन, शंकरी प्रसाद, ये चंपाकम दोरई राजन, खड़क सिंह, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया, केशवानंद भारती और मेनका गांधी, ये इसके अलावा मिनर्वा मिल्स, M नागराज, IR कॉलोज, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके अलावा तो ये क्या चीजें, कितनी चीजें होगी। एक तो हमारा प्रीएम्बल हुआ और आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, शेड्यूल फ्रॉम शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12 और मैन केस लॉज। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अभी तक कितने अमेंडमेंट कर लिए और अमेंडमेंट का प्रोविजन कहां किया गया है। तो अमेंडमेंट का प्रोविजन यहां पे आर्टिकल 368 में मिलेगा। 368 ये रहा। कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कब कब हुए हैं, इनके बारे में यहां पे प्रोविजन किया गया है। ये देखो, ये पार्ट 20th पार्ट है, 20वां भाग है। ये संविधान संशोधन की बात करता है। 3 तरह से होता है, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 प्लस मोर देन हाफ स्टेट असेंबली का कंसेंट होना चाहिए। तो ये मिलाकर के पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब आप पढ़ने बैठेंगे और ये मेन मोटा मोटी गाइडलाइन आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्रीएम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका, आर्टिकल 1 से 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, अभी हमने एक एक के नाम सहित डिस्कस किए हैं, और शेड्यूल 12 फ्रॉम शेड्यूल 1 to 12 ऑल लीडिंग केसेस, जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसका पार्ट है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका पार्ट है। इसको संविधान क्या है ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और कोई बात आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो तो पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस प्रकार के और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। आपके रूलेट और MLSU एंट्रेंस और जोधपुर एंट्रेंस, इनके अकॉर्डिंग जो इनके सिलेबस में और प्रीवियस ईयर के पेपर को जो हम एनालिसिस करते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम मई जून में जाकर के होना है। तो जब भी हो जाए हम इसका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाएंगे। नमस्कार।